नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए आपके सामने हेल्थ हैंडबुक का छठा चैप्टर लेकर आया हूं। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने इसके पुराने भाग नहीं देखे तो इनका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। जब सफेद सिर स्टोर रूम में उड़कर आया तो उन दोनों को एहसास हुआ कि सिर दरअसल किसी चीज से जुड़ा हुआ था, जो कागज के एक टुकड़े की तरह सपाट और सफेद थी। पहली नजर में यह कागज एक बड़े से आयताकार टुकड़े जैसा लग रहा था, जिसके एक तरफ सफेद लालटेन लटक रही थी, शायद इसीलिए कि वे थोड़े समय में ही कई बार डर गए थे। लेकिन वे यह देखकर ज्यादा डरे नहीं थे कि सिर स्टोर रूम में घुस गया है। चूई ने एक लकड़ी का डंडा उठाया और सिर को मारना शुरू कर दिया, लेकिन लकड़ी का डंडा सिर के आर पार हो गया, मानो सिर असली ही ना हो। वे दोनों स्तब्ध रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। उन्हें नहीं पता था कि इस समय इस सर के साथ क्या करना है। तभी झांग जिंग ने पहले से और भी ज्यादा हिंसक तरीके से संघर्ष करना शुरू कर दिया। वह इस सर को देखकर बहुत उत्साहित लग रही थी। उसके अंगों के चारों ओर बंधी रस्सी धीरे धीरे टूटने लगी और वह किसी तरह से छूटने में कामयाब हो गई। लेकिन जब उसने अपने चारों ओर की रस्सियों को तोड़ दी तो उसने सूजिन और चूई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सर की ओर झपटी। सर उससे बहुत डर गया और खिड़की से बाहर उड़ने की कोशिश करते हुए डर के मारे बाहर मुड़ा। लेकिन झांग जिंग उस सर से ज्यादा तेज थी। उसने अपने मुंह से उस सर के कागज जैसे शरीर को काट लिया। फिर उसने जोर से सांस ली और वह उस सर को निगलने में कामयाब हो गई। स्टोर रूम का दरवाजा खुला। लिनियो के अलावा उसके माता पिता और उसका छोटा भाई भी दरवाजे के बाहर थे। उन चारों ने कमरे के अंदर मौजूद दो लोगों को घूर कर देखा। सुजिन को अचानक निराशा की लहर ने घेर लिया। ऐसी स्थिति में बच पाना असंभव लग रहा था, लेकिन चूई ने हार नहीं मानी। उसने सुजिन से फुसफुसाते हुए कहा, भाई सू, अब बस भागो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे बड़ा हूं, मुझे तुम्हें बचाना चाहिए, बजाय इसके कि तुम मुझे बचाओ। सुजिन पहाड़ों में किसानों के परिवार से था और उसे एक बहादुर और वफादार बच्चे के रूप में बड़ा होने पर गर्व था। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए चूई को छोड़ने वाला नहीं था। आपको पता है ना, आप मेरे जितने अच्छे फाइटर नहीं हैं। कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो एक साथ बचकर निकलेंगे, और अगर हम मरने वाले हैं तो हम एक साथ ही मरेंगे। वे दोनों एक दूसरे को मुश्किल से 2 घंटे से ही जान रहे थे, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो संकट झेले थे वे उनके पूरे जीवन में झेले गए सभी कष्टों से कहीं ज्यादा था। वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन दोनों में कोई एक भी यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है तो भी एक व्यक्ति के लिए अकेले बच पाना मुश्किल है। चुप रहो तुम दोनों, कोई भी भाग नहीं सकता। लिनियो में पहले जो कोमलता थी अब गायब हो गई थी और वह अब एक अलग ही व्यक्ति की तरह लग रही थी। उसकी निगाहें बहुत खतरनाक लग रही थी। उसके ऐसा कहने के बाद उसके पिता और छोटे भाई दोनों ने सुजिन और चूई पर हमला किया। वे जल्दी से लड़ने की मुद्रा में आ गए, क्योंकि बिना लड़े वे खुद को मरने नहीं दे सकते थे। इसके अलावा उन पर हमला करने वाले इंसान थे, ना कि भूत, इसीलिए उनके पास अभी भी एक मौका था। लेकिन इससे पहले कि वो लड़ना शुरू कर पाते, उन्हें अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द महसूस हुआ और फिर वे बेहोश हो गए। बेहोश होने से पहले सुजिन को एहसास हुआ कि वे दोनों अपने पीछे खड़ी पागल झांग जिंग के बारे में भूल गए थे। दादी अब बहुत जवान हो गई हैं, लिनियो ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा और वह झांग जिंग की ओर चली गई। झांग जिंग अब बहुत अधिक मिलनसार हो गई थी और वह लिनियो और उसके माता पिता को देखकर शैतानी ढंग से मुस्कुराई। कुछ देर बाद सुजिन को धीरे धीरे होश आया
उसे सिर के पिछले हिस्से में हल्का दर्द के अलावा कुछ और महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह अच्छे से सर घुमा नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उसे बांध दिया गया है। उसने अपनी आंखें बहुत ही हल्के से खोली और कोई आवाज नहीं की, क्योंकि वह चुपके से अपने आसपास का नजारा देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आंटी ली के कमरे में बंधा हुआ था और आंटी ली खुद उसके ठीक सामने बैठी थी। वह एक छोटी लकड़ी की स्टूल पर बैठी हुई एक चाकू में धार दे रही थी, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह जानवरों को मारने के लिए बनाया गया हो। चूई उससे बहुत दूर नहीं था और वह भी उसी तरह से एक खंबे से बंधा हुआ था। उसने देखा कि चूई की पलकें थोड़ी सी झपक रही थी, क्योंकि चूई ने चुपके से उसकी तरफ देखा था। उसे भी होश आ गया था, लेकिन वह भी सूजिन की तरह बेहोश होने का नाटक कर रहा था। क्या तुम हम दोनों को मारने की तैयारी कर रही हो? सूजिन ने मृत होने का नाटक बंद करने का फैसला किया और आंटी ली से पूछा। आंटी ली को पता लग गया था कि सूजिन पहले ही जाग चुका है, इसीलिए वह हैरान नहीं हुई और गंभीरता से अपने चाकू को धार करती रही और जवाब दिया, तुम गलत हो। मैं हुआ नहीं जो तुम्हें मारना चाहती हूँ, लेकिन मरने के बाद मुझ पर दोष मत डालना। लेकिन तुम अपने चाकू को तेज करने में इतना समय और मेहनत लगा रही हो, अगर तुम इसका इस्तेमाल किसी को मारने के लिए नहीं करोगी तो इतनी मेहनत किसी काम की नहीं होगी, सूजिन ने हंसते हुए कहा। आंटी ली ने चाकू नीचे रखा, सूजिन की तरफ देखा, फिर मुड़ी और पीछे की बड़ी प्लास्टिक सीट को एक तरफ खींच लिया। जैसे ही उसने प्लास्टिक सीट हटाई, एक दुर्गंध तुरंत सूजिन के नाक में घुस गई। वह इतनी घिनौनी थी कि सूजिन ने अपनी भौएं सिकोड़ ली और यहाँ तक कि चूई की पलकें भी फड़फड़ाने लगी। भले ही उसने ऐसा दिखाने की पूरी कोशिश की कि वह अभी भी बेहोश है। तुमने उन लोगों को मार डाला? सूजिन ने प्लास्टिक सीट के पीछे क्या था यह देखा और पाया कि वहां लगभग 20 खोपड़ियों का ढेर थे, जो इधर उधर बिखरी हुई थी। दूसरे शब्दों में, इस छोटे से कमरे में कम से कम 20 लोग मारे गए थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं कोई हत्या नहीं करती, मैं बस उन शवों को काटने में मदद करती हूँ। आंटी ली की आंखें एक पल के लिए चमक उठी और फिर वह फिर से अपने चाकू को तेज करने लग गई। वे लोग कौन हैं? क्या आप भी उन्हीं की तरह हैं? सूजी ने धीमी आवाज में पूछा। उसे आंटी ली के व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने अपना सिर हिलाया। वे शिकारी हैं, जबकि मैं सिर्फ उनका कुत्ता हूं। क्या तुमने कभी किसी शिकारी को देखा है जो अपने कुत्ते को अपने बराबर समझता हो? अगर मैंने उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी किया तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे मार देंगे और खा जाएंगे। अगर वे शिकारी हैं तो क्या हम उनका शिकार बन जाएंगे? सूजी ने दूसरा सवाल जारी रखा। मैं तो यही कहूंगी कि फैंटेसी टाउन में हर चीज उनके लिए शिकार है। तुम दोनों ऐसे समय पर आए हो जब तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आंटी ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के सूजिन के सवाल का जवाब दिया, जो कि वह बहुत सहयोगी लग रही थी। इसीलिए सूजी ने जल्दी से अधिक जानकारी इकट्ठा करने का मौका देखा। हालांकि ऐसी स्थिति में उनके लिए और अधिक जानना बेकार लग रहा था, फिर भी और अधिक जानकारी प्राप्त करना बेहतर था। तुम हमें इतना क्यों बता रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि वे तुम्हें भी मार देंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम दोनों जल्दी ही मरने वाले हो। एक बार जब वे तुम्हें मार देंगे तो मरने से पहले तुम कितना जानते हो, यह बात मायने नहीं रखती, आंटी ली ने कहा और एक मजाकिया मुस्कान दी। सूजिन के होठ फड़क रहे थे, क्योंकि वह अपने पास मौजूद सबसे उपयोगी जानकारी को छांटने और एक साथ रखने की कोशिश कर रहा था। इधर उधर देखने के बाद उसने पूछा, वैसे जब हम यहाँ धोखे से आए थे तो हमने सुना था कि तुम अपने परिवार के साथ यहाँ रहती हो। तुम्हारा बाकी परिवार कहाँ है? तुम्हारे ठीक बगल में। आंटी ली ने सहजता से सूजिन के बगल वाले क्षेत्र की ओर इशारा किया। वह मुड़ा और उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उनके बगल में 2 ऐसे ही खंभे थे जिन पर एक बड़ा कंकाल और एक छोटा कंकाल बंधा हुआ था। उन्होंने आपके परिवार के सदस्यों को मार डाला? उसने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप सिर हिलाकर चाकू तेज करना जारी रखा। हालांकि चाकू स्पष्ट रूप से इतना तेज था
कि वो मानव मांस को काट सकता था। तुम बदला क्यों नहीं लेती? बदला लेना? क्या आपने कभी किसी वयस्क कुत्ते को अपने मालिक से उसके बच्चे की हत्या का बदला लेते देखा है? तुम बहुत चालाक हो, इसीलिए उनके प्रति उनका वफादार कुत्ता बनकर तुम जीवित रह पाई हो। सुजिन का चेहरा गंभीर था, जैसे कि वह वास्तव में आंटी ली के फैसले से सहमत था। आंटी ली उठी और चाकू लेकर सुजिन के पास गई। उन्होंने चाकू को उसकी गर्दन पर रखा और गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, मुझे कभी भी शिकारियों के शिकार को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए अब मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। तुम एक ऐसी व्यक्ति हो जो अपने मृत परिवार के सदस्यों का बदला लेने की भी हिम्मत नहीं करती, तो तुम शिकारियों के नियम को तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या मजाक है? सुजिन ने अपने चेहरे पर मजाक भरी नजरों से कहा। ऐसा लग रहा था कि सुजिन के रवैया ने आंटी ली को बहुत गुस्सा दिलाया था। उनका ब्लेड सुजिन के चेहरे को काटने ही वाला था, इसीलिए उसने अपनी गर्दन को तेज चाकू से दूर खींचने की कोशिश की। इतना उत्तेजित मत हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, और हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, सुजिन ने धीमी आवाज में कहा। उसने जानबूझकर आंटी को उत्तेजित किया था, इसलिए नहीं कि वह उनके हाथों मारे जाने की उम्मीद कर रहा था, बल्कि लिनियो और उसके परिवार के सदस्यों को मारने के लिए उनके प्रति उसका गुस्सा भड़काने की कोशिश कर रहा था। आज्ञाकारी और वफादार कुत्ते को उनके मालिकों के खिलाफ भड़काने का यही एकमात्र तरीका था। आंटी ली को साफ साफ समझ आ गया कि सुजिन क्या कहना चाह रहा था। उसने चाकू को दूर रखा और सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सीधा है, हमें इस जगह से बाहर निकलने में मदद करो और हम तुम्हें बदला लेने में मदद करेंगे, सुजिन ने गंभीर स्वर में कहा। वह कुछ देर तक आश्चर्य से उसे देखती रही, फिर हंसते हुए बोली, तुम दोनों मेरी मदद करोगे? अगर तुम शिकारियों से निपटने में सक्षम होते तो तुम दोनों की हालत ये नहीं होती। नहीं, तुम गलत हो। हम इसलिए यहाँ नहीं हैं क्योंकि हम उनसे निपटने में असमर्थ थे, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हमें यह दिखाने का मौका ही नहीं मिला कि हम क्या करने में सक्षम हैं। आपको बस हम पर एक छोटा सा उपकार करना होगा और आपको बदला लेने का मौका मिलेगा। यह आपके लिए वास्तव में एक अच्छा सौदा है। सुजिन एक चालाक सेल्समैन बन गया था क्योंकि उसने आंटी ली को उसके साथ सौदा करने के लिए लुभाने की कोशिश की थी। यह आपके लिए एक छोटा सा उपकार है, लेकिन इससे मेरी जान जा सकती है। आंटी ली ने अपना सिर हिलाया और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इस बात से सहमत है। सुजी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को बेपरवाही से आगे की ओर बढ़ाया और कहा, लगता है कि तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है कि तुम कितने मूल्यवान हो। इसके बारे में सोचो, अगर किसी शिकारी के पास शिकार करने वाले कुत्तों का एक समूह हो और उनमें से एक कुत्ता गलती करे तो शिकारी निश्चित रूप से उस कुत्ते को सजा देगा। लेकिन अगर शिकारियों के पास सिर्फ एक ही कुत्ता हो तो आंटी ली को क्या लगता है कि शिकारी क्या करेंगे? आंटी ली एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और डगमगाने लगी, लेकिन सूजी ने जल्दी से आगे कहा, मुझे पता है कि आपको हम पर बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन कम से कम अब आपको एक मौका मिला है। अगर आप ये मौका चूक गए तो कौन जानता है कि आपको दूसरा मौका मिलने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, और क्या आपको दूसरा मौका मिलेगा भी या। वह एक पल के लिए चुप रही और अंदर ही अंदर संघर्ष करती दिखी। कुछ देर बाद उसने अचानक ऊपर देखा और सुजिन से कहा, वे शहर में शिकार करने गए हैं, इसलिए तुम दोनों के पास भागने के लिए ज्यादा समय नहीं है। इसके अलावा अगर तुम दोनों पकड़े गए तो तुम कभी यह मत कहना कि मैंने तुम्हारी मदद की है। सूजी ने चुपके से राहत की सांस ली और सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, हमारे पास तुम्हें अपने साथ मरवाने का कोई कारण नहीं है। उसने सिर हिलाया और अपने हाथों में चाकू लेकर सुजिन के अंगों के इर्द गिर्द बंधी रस्सियों को काट दिया। फिर वह चूई के अंगों के इर्द गिर्द बंधी रस्सियों को काटने के लिए आगे बढ़ी और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, तुम दिखावा करना बंद कर सकते हो, तुम पहले ही होश में आ गए थे, है ना? चूई ने बेहोश होने का नाटक बंद कर दिया और अपनी आंखें खोलकर शर्म से सुजिन की तरफ देखकर मुस्कुराया।
उन दोनों के रिहा होने के बाद उसने उनसे कहा, तुम्हें पता है कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें क्या कहना है ना? इस बारे में चिंता मत करो। हमने तुम पर घात लगाकर हमला किया और इस जगह से बच निकले। चोजी ने सर हिलाया और चुई से कहा, मुझे मारो। चुई इस बात को लेकर झिझक रहा था कि क्या उसे आंटी ली जैसी बड़ी उम्र की महिला को पीटना चाहिए। आंटी ली ने कहा, घंटियां फिर से बजने लगेंगी तो वे वापस आ जाएंगे, इसीलिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट हैं। मेरा सुझाव है कि आप उनके कमरों की जांच करें और देखें कि क्या वहां कुछ ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है। सुझाव के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या आप जानती हैं कि फैंटेसी टाउन में बज रही इन घंटियों का क्या मतलब है? सुजिन वास्तव में इन घंटियों के बजने और उनके अर्थ के बारे में सोचकर हैरान था। मुझे भी यकीन नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि हर बार जब घंटियां बजेंगी तो शिकारी और शहर दोनों किसी न किसी तरह से बदलाव से गुजरेंगे। फिर उसने चूही को आगे बढ़ने और उस पर हमला करने के लिए बोला। जब उसने ऐसा करने की अनुमति दे दी तो चूही ने बिना हिचकिचाहट के उसकी गर्दन के पीछे वार किया और वह तुरंत फर्श पर गिर गई। हमें जल्दी करना होगा, चलो लिनियो के कमरे में चलते हैं। सूजी ने आंटी ली के कमरे से बाहर भागने से पहले चूही से कहा। तो आज का यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए